नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। शशि कला और दिनाकरन समेत पूरे परिवार को अन्नाद्रमुक से अलग करने का फैसला। मुख्यमंत्री पलनीसामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय। संगठन के कामकाज पर नजर रखने के लिए बनेगी समिति। आपराधिक नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा का। राजनीतिक अपराधीकरण खत्म करने के लिए टास्क फोर्स गठित। राष्ट्रपति समेत शिखर पदों पर बैठे व्यक्ति हिंदी में देंगे भाषण। संसदीय समिति की सिफारिशें मंजूर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ठोस कदम उठाने का आदेश। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू। भारत लाने को लेकर विपक्ष ने पूछे सवाल। आईडीबीआई लोन डिफॉल्ट केस में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट तैयार। और अमेरिका में H-1B वीजा नीति हुई सख्त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। सबसे काबिल और कमाने वाले को ही मिलेगा वीजा। तमिलनाडु में AIADMK के दो खेमों के बीच सुलह मामले में नया मोड़ आ गया है। ताजा घटनाक्रम में शशि कला और टीटीवी दिनाकरन परिवार को अन्नाद्रमुक से अलग करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री D जयकुमार के मुताबिक पार्टी नेताओं ने निर्णय लिया है कि पार्टी को किसी एक परिवार का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इस बीच दिनाकरन ने पार्टी विधायकों और जिला सचिवों की शाम 3 बजे चेन्नई में बैठक बुलाई है। तमिलनाडु में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में अन्नाद्रमुक महासचिव शशि कला और टीटीवी दिनाकरन समेत पूरे परिवार को ही पार्टी से अलग करने का फैसला लिया गया है। मंगलवार देर रात तक चली मंत्रियों की बैठक के बाद वित्त मंत्री D जयकुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के एक ग्रुप ने पार्टी कैडर और अधिकारियों की राय लेने के बाद ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कोई एक परिवार पार्टी को नियंत्रण में नहीं लेगा। जयकुमार ने इस मुद्दे पर 122 विधायकों के समर्थन का भी दावा किया। Together sit and decided entire according to the views of the basic party men, all district secretaries, all headquarter secretaries, all MLAs, all ministers. Their all intention is to dealing the TTV Dinakaran's family. That only I already previously told my in interview. So that we will form a committee. Committee will run the party. पनीरसेल्वम खेमे ने भी दिनाकरन और शशि कला को पार्टी से निष्कासित करने के फैसले का स्वागत किया है। This we are forming a team and then it will be formed with that team. Team. Yeah. Team will select a person. Yeah, thank you. General secretary will be decided After that, Okay, not now. okay. So there will be no person here from the Shashikala Yeah, family. totally we have been keeping out. No one from the Shashikala family, sir. No. इससे पहले मंगलवार दिन भर दोनों गुटों के विधायक और नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा। पनीरसेल्वम खेमे का कहना था कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और पार्टी में एक ही परिवार का कब्जा नहीं होना चाहिए। Sasikala and her family has to be kept away from the party. Directly or indirectly, they should not have any role within the party. विपक्षी दल DMK ने इसे सत्ता के लिए संघर्ष करार दिया। They will go to any extent to remain in power, which is not in the interest of the state. The state has already gone down. शशिकला के भतीजे दिनाकरन के सिंबल मामले में फंस जाने के बाद ये कोशिश और तेज हो गई। दिनाकरन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह को शशिकला धड़े के नाम करवाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की। AIADMK महासचिव J जयललिता के निधन के बाद पार्टी शशिकला नटराजन और पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम की अगुवाई में दो खेमों में बंट गई है। दोनों गुटों में अब सुलह की कोशिश तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद ब्रिटेन में मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। CBI और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग अदालत के सामने पक्ष रखेंगे। इधर ED IDBI लोन डिफॉल्ट केस में माल्या के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही ये चार्जशीट मुंबई स्थित कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
करोड़ों का कर्ज चुकाए बिना लंदन भागे कारोबारी विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। भारत ने 8 फरवरी को माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। ब्रिटेन ने इस अनुरोध को मानते हुए इसे जिला जज के पास भेज दिया था। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी भी है, तो हमने उसके तहत ये आग्रह किया है कि उनको भारत में लाया जाए। अब वो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार इस मामले में अपने दायित्वों को लेकर बहुत ही सजग है। इसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। मेरा मानना है कि हम किसी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लगे कि हम कानून के विपरीत जा रहे हैं। हम और किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो कानून की सीमा में है, जिसने देश के साथ अपराध किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी है। जज ये तय करते हैं कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए या नहीं। वारंट जारी होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है। हालांकि आखिरी फैसला करने का अधिकार विदेश मंत्री के पास होता है। आरोपी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। विपक्ष ने माल्या से पाई वसूलने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और देश को बताए कि विजय माल्या हमारे देश में वापस कब लेकर आएंगे और कब देशवासियों का 9,091 करोड़ रुपया वापस मिलेगा। जनवरी में सीबीआई अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये कार्रवाई आईडीबीआई बैंक का 720 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के आरोप में हुई थी। वहीं माल्या की बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस पर कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। माल्या पिछले साल 2 फरवरी को देश से भाग गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव सुधारों को लेकर दाखिल याचिका पर हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ सरकार काम कर रही है। दोषी लोगों पर रोक लगाने के लिए संसद ने पहले से कानून बनाया हुआ है, जो काफी है। केंद्र सरकार दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है। मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संसद ने सोच समझकर जनप्रतिनिधित्व कानून में 6 साल का प्रतिबंध तय किया है। कानून का ये प्रावधान वैध है और काफी समय से लागू है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए सरकार ने ये भी बताया कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जो इसके लिए रोड मैप तैयार करेगी। सरकार ने कहा कि अगर विधायिका अपना काम ना करे तो कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए। स्पेशल फास्ट कोर्ट की गठन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ लंबित मामलों के आंकड़ों की जानकारी पूछी। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में दोषी ठहराए गए सांसद और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग ने मांग का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी भाषा पर संसदीय समिति की सिफारिशों को राष्ट्रपति की हरी झंडी मिल गई है। अगर ये सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो देश भर में जल्द ही कई बड़ी शख्सियतों को हिंदी में भाषण देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे इसके लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसके अलावा सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालयों में 10वीं तक हिंदी को अनिवार्य भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक संसदीय समिति की हिंदी भाषा से जुड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक समिति की सिफारिश है कि राष्ट्रपति और मंत्रियों समेत शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों, खासकर हिंदी पढ़ने और बोलने में सक्षम लोगों से अनुरोध किया जा सकता है कि वो अपने भाषण या बयान हिंदी में ही दें। इतना ही नहीं, सीबीएसई से जुड़े स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य हो सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस बारे में राज्य सरकारों के खिलाफ सलाह मशविरा करके एक नीति बनाने का निर्देश भी दिया गया है। राष्ट्रपति ने कई अन्य सिफारिशें भी मंजूर की हैं, जिसमें भारतीय विमानों में पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी की घोषणाएं करनी होंगी। सिफारिश के मुताबिक विमानों में पढ़ने से जुड़ी आधी सामग्री के तौर पर हिंदी अखबार और पत्रिकाएं होनी चाहिए। एयरलाइंस में हिंदी की काफ़ी अनदेखी होती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
राजभाषा हिंदी पर ये सिफारिशें संसद की समिति की 9वीं रिपोर्ट में की गई हैं, जिसे 2011 में सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी पैनल की सिफारिशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। पैनल ने शैक्षणिक संस्थाओं में 7वें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में सिफारिशें दी थी। ये जानकारी तब सामने आई है जब कई विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघों ने सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए समीक्षा समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब उच्च शिक्षा सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है जो इसका अध्ययन करेगी। समिति में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। ये समिति सिफारिशों को कैबिनेट के सामने भेजे जाने से पहले अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। मेरी सबसे अपील है कि ये परीक्षा का मौसम है और न्याय होगा, और ये जब हमने कार्रवाई करी है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन जल्दी न्याय होगा, तो इसलिए वो भी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी हुई। नेपाल के राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारत से नेपाल में निवेश बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों को किसी तीसरे देश की वजह से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को मधेशी मामलों पर भी हालात की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विद्या देवी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें नेपाल के लिए बनाई जा रही भारतीय योजनाओं की जानकारी दी। नेपाली राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। नेपाली राष्ट्रपति राजघाट भी गईं, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति बनने के बाद विद्या देवी भंडारी का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में आज भी सभी हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हैं। प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। मंगलवार को घाटी में इंटरनेट भी बंद रखा गया ताकि अफवाहों पर काबू पाया जा सके। घाटी में सोमवार को हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया था। इस बीच राज्य कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा बलों को संयम बरतने का निर्देश दिया गया और लोगों की मौत पर दुख जताया गया। पुलवामा के कॉलेज में कथित रूप से छात्रों के साथ बदसलूकी का विरोध करने के लिए युवा सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हो गए थे। 5 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं देने पर पाकिस्तान के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दखल की मांग की गई है। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार को जाधव की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाए। इधर विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इस मामले में अमेरिका पर दबाव बनाए। अमेरिका के पास इतना दबाव है कि केवल वक्तव्य देने के बजाय वो प्रेशर कर सकता है पाकिस्तान पर और उस पर दबाव डाल सकता है। मैं तो कहूँगा कि इस समय बहुत अच्छा समय है। अगर जाधव के केस में भी अमेरिका कहे पाकिस्तान से कि आप न्याय दिलवाइए, अगर इसमें कोई पहल हो और पाकिस्तान भी फिर सामने आके पहल करे, तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मित्रता में ये बहुत आगे तक जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट से कि वो भारत सरकार को नोटिस जारी कर डायरेक्शन दे कि वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो काउंसलर एसेस है वो दी जाए कुलभूषण सुधीर जाधव जी को, और साथ में ऐसे प्रोटोकॉल भी बनाया जाए, क्योंकि ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ सरकार का डिस्क्रिशन के साथ साथ कानूनी मापदंड भी तय होने चाहिए। कुलभूषण को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस पर भारत ने कहा था कि अगर जाधव की पूर्व नियोजित हत्या को अंजाम दिया गया तो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में
समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। सुप्रीम कोर्ट में आज बाबरी मस्जिद मामले में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चले या नहीं। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि रायबरेली और लखनऊ में चल रहे दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ लखनऊ की अदालत में की जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 6 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इन लोगों पर साजिश की धारा में मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। सरकार व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट के डेटा को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। व्हाट्सएप में प्राइवेसी से जुड़े केस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोशल साइट पर मौजूद डेटा को संरक्षित करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले में सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और ये देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके बेटे कार्ति के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कार्ति की किसी खास गतिविधि का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बेवजह कार्ति को इस मामले में घसीटना चाहता है। प्रवर्तन निदेशालय ने 45 करोड़ रुपए के कथित फेमा उल्लंघन के मामले में कार्ति चिदम्बरम और एक फर्म के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इंदौर के रानीपुरा इलाके में पटाखे की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यह हादसा कल दोपहर हुआ। तेज गर्मी और रानीपुरा की तंग गलियों की वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें सामने आईं। वहीं क्षेत्र के एसडीएम ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं। देश के 8 राज्यों में 14 मई से हर रविवार को पेट्रोल पंप बंद रहा करेंगे। मंगलवार को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत 7 राज्यों में पेट्रोल पंप डीलरों ने अपने पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। इन राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी ये फैसला लागू किया जाएगा। इन राज्यों में तकरीबन 20,000 पेट्रोल पंप हैं। एसोसिएशन के मुताबिक आपात स्थिति में तेल उपलब्ध कराने के लिए हर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी मौजूद रहेगा। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों के मार्जिन बढ़ाए जाने के मुद्दे पर संगठन ने बताया कि इस बारे में अभी बातचीत चल रही है। पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला ईंधन और विदेशी मुद्रा की बचत के मकसद से लिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से एक दिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की थी। भारत पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। अमेरिकी एनएसए सोमवार शाम पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे। पाकिस्तान में उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर भी चर्चा हुई। भारत दौरे पर आए कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा संबंध और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। कनाडा के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान में भारत की सकारात्मक भूमिका की तारीफ की। अफगानिस्तान में भारत के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही गई। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन एक हफ्ते की भारत यात्रा पर हैं। This trip is an important opportunity to build and strengthen our bilateral relations, especially as it relates to defense. I am exploring working together in areas of naval cooperation with the Indian military on cold climate warfare, joint exercises, counterterrorism, and sharing advances in defense research and innovation. अमेरिका में H-1B वीजा में सुधार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। इस आदेश के तहत H-1B वीजा कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। नए नियमों में सबसे ज्यादा हुनरमंद और सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों को ही ये वीजा देने का प्रावधान है। वीजा कार्यक्रम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फेडरल एजेंसियों के पास अधिकार होंगे। यह आदेश बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन नीति के तहत जारी किया गया है। ट्रंप ने सरकारी सामानों की खरीदारी में अमेरिका में निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस साल 65,000 H-1B वीजा के लिए करीब 2 लाख आवेदन आए हैं। H-1B वीजा का भी ज्यादातर हिस्सा भारतीय IT पेशेवरों को मिलता है। ट्रंप का यह फैसला राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उनके अमेरिकन फर्स्ट चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। This historic action declares that the policy of our government is to aggressively promote and use American-made goods and to ensure that American labor is hired to do the job. It's America first. You better believe it. उधर ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी कामगारों के बीच लोकप्रिय वीजा प्रणाली खत्म कर दी है। इस वीजा का अधिकतर हिस्सा भारतीय कामगारों को मिलता था। भारत ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के फैसले का अध्ययन करेगा। भारत में कुशल कामगारों को अब ऑस्ट्रेलिया में आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उस वीजा कार्यक्रम को खत्म कर दिया है जिसका इस्तेमाल 95,000 से ज्यादा विदेशी कामगार करते थे। इनमें अधिकतर भारतीय थे। इस कार्यक्रम का नाम 457 वीजा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। It will be replaced by a new system that will be manifestly, rigorously, resolutely conducted in the national interest to put Australians and Australian jobs first. ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद कामगारों की कमी दूर करने के लिए यह वीजा कार्यक्रम था। इसके तहत 4 साल का वीजा और परिवार को लाने की छूट भी मिलती थी। इसका लाभ अधिकतर भारतीय कामगार उठाते थे। इसके बाद ब्रिटेन और चीन का नंबर था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए ये जरूरी है। वर्तमान संसद का कार्यकाल वैसे 2020 तक का है। समय से पहले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स की अनुमति लेनी होगी और इसके लिए आज मतदान होगा। नेता विपक्ष ने जल्द चुनाव का स्वागत किया है। दरअसल ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यमन में तैनात सऊदी का हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक पूर्वी प्रांत मारिब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें सेना के 12 अधिकारियों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 साल से ज्यादा पहले शुरू हुए युद्ध में सऊदी अरब की सेना के लिए यह अब तक की सबसे जानलेवा घटनाओं में से एक है। बात मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसमें इस साल सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दूसरे भाग में अल नीनो का असर हो सकता है। इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर के दौरान 96% बारिश होने का अनुमान है। 96% से लेकर 106% के बीच बरसात को सामान्य मानसून माना जाता है। अभी तक का अनुमान के अनुसार 2017 मानसून वर्षा का IMD का आकलन जो है सामान्य होने का संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अल नीनो का खतरा कम हुआ है, लेकिन अगस्त-अक्टूबर में अल नीनो का असर पड़ सकता है। इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से अल नीनो का प्रभाव कम हो जाएगा। न्यूट्रल कंडीशंस पैसिफिक में है। अभी अगस्त और सितंबर में माइल्ड एल नीनो डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। वो एल नीनो का भी माइल्ड एल नीनो, मॉडरेट एल नीनो जो है डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। उसका प्रोबेबिलिटी भी फरवरी और मार्च में जैसा भाई साहब का प्रेजेंटेशन था उसमें देखेंगे, वो प्रोबेबिलिटी कम हुआ है। मॉनसून का अगला अनुमान मौसम विभाग जून के पहले हफ्ते तक देगा और तब पता चलेगा कि किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है। देश में खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। और देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिल्ली में कल का दिन पिछले 7 साल में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ कई जगह पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। हालांकि राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। ओडिशा का बालांगीर 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म इलाका रहा। लू लगने से ओडिशा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा और पंजाब में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। हिमाचल प्रदेश में दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश की निचली पहाड़ियों में तूफान की चेतावनी जारी की है। गर्मी बहुत हो रखी है। अभी पहला महीना शुरू हुआ गर्मी का और गर्मी ने बुरी हालत कर रखी है। दोपहर होते कॉलेज जाते हैं, लेकिन इतना गर्मी होती है, पढ़ाई तो दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से गुजारा आता है। हर बार कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह पी के या ऐसा कुछ पी के हम गुजारा कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रखी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शशिकला और दिनाकरन समेत पूरे परिवार को अन्नाद्रमुक से अलग करने का फैसला। मुख्यमंत्री पलनीसामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय। संगठन के कामकाज पर नजर रखने के लिए बनेगी समिति। आपराधिक नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा राजनीतिक अपराधीकरण खत्म करने के लिए टास्क फोर्स गठित। राष्ट्रपति समेत शिखर पदों पर बैठे व्यक्ति हिंदी में देंगे भाषण। संसदीय समिति की सिफारिशें मंजूर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ठोस कदम उठाने का आदेश। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू। भारत लाने को लेकर विपक्ष ने पूछे सवाल। IDBI लोन डिफॉल्ट केस में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट तैयार। अमेरिका में H-1B वीजा नीति हुई सख्त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। सबसे काबिल और कमाने वाले को ही मिलेगा वीजा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।